पढ़ते हैं आज आवर्त सारणी। कल हमने पढ़ी थी, काफी चीजें उसके अंदर मैंने आपको बता दी थी। अब कुछ चीजें जो बच गई हैं उसको मैं आज आपको क्लियरफाई कर देता हूं, क्या क्या बच गया है। ठीक है जी, समझ में आ गई यहां तक बात। चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग पढ़ रहे थे आवर्त सारणी, तो हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं। सेकंड क्लास है, ठीक है। ये फर्स्ट जो क्लासेस रहेगी उसको डेमो क्लासेस हैं, ठीक है। गुड इवनिंग सर, सभी को गुड इवनिंग है, नमस्कार है। स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल। तो हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे थे, क्लियर है। आवर्त सारणी की बात कर रहे थे। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था मोजले ने कैसे पीरियोडिक टेबल को बनाया था, सारी चीजें उसके अंदर मैंने आपको समझा दी थी। अब एक एक ग्रुप को लेते हैं और आपको समझाते हुए चलता हूं। वैसे तो नॉर्मल आप समझ चुके होंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैं एस ब्लॉक की बात करता हूं। अब देखो, अब थोड़ा ध्यान रखना, पहले एस की, फिर पी की, फिर डी की और फिर एफ की। कुछ जनरल बातें करेंगे, कुछ है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे कि इसमें क्या जनरल है जो हमारे काम में आ सकता है एग्जाम में। तो पहला ध्यान रखना, पहले ब्लॉक की बात करते हैं एस ब्लॉक की। क्लियर है। देखो बच्चों, कल ही बताया था एस ब्लॉक को हम बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट, प्रतिनिधि तत्व बोला जाता है, सामान्य तत्व बोला जाता है। ये बात मैंने आप लोगों को कल समझा दी थी, क्लियर हो गया। एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, एक होता है फर्स्ट, एक होता है सेकंड। फर्स्ट और सेकंड, इसका रोमन वर्ड में नाम क्या था, फर्स्ट ए, और इसका नाम क्या था बच्चों, सेकंड ए। ये मैंने आप लोगों को कल मैंने अच्छे से समझाया था, बताया था। क्लियर हो गया यहां तक। चलो, फर्स्ट ए में कौन कौन आते हैं, इनको हम बोलते हैं क्षारीय धातु, क्षारीय धातु, ठीक है। एल्केलाइन मेटल बोला जाता है, क्लियर है। इसको बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु। आगे चल के इसको विस्तार से पढ़ेंगे। क्षारीय मृदा धातु, एल्केलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। क्लियर हो गया। इसके एलिमेंट आपको कल बता दिए गए थे, समझा दिए गए थे। इसके एलिमेंट भी मैंने आपको बता दिए थे। इसमें ध्यान रखना, लिक्विड फॉर्म में जो होते हैं वो कौन था, सीजियम और फ्रेंशियम। और ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी होता है। इसमें रेडियम कैसा होता है, रेडियम जो मिलता है वो कैसा होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। एक थोड़ी सी चीज ध्यान रखना, एक मैं नाम बोलूंगा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये क्या होता है ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, समझा दूंगा, अभी आप याद रख लेना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है, और इसका कितना होता है, NS2। मतलब इसके वैलेंस शेल में, इसके सबसे आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है, और इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो आते हैं। ये बात अभी थोड़ा सा ध्यान रखना। ये तो हो गया एस ब्लॉक। अब बात करते हैं बच्चों पी ब्लॉक की। देखो, पी ब्लॉक को भी सामान्य तत्व या प्रतिनिधि तत्व या मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहा जाता है। क्लियर हो गया है, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2Np126। कहने का मतलब है कि S में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दो, और P में कितने आ सकते हैं, एक आ सकते हैं, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर हो गया, यहां तक समझ गए होंगे आप, ठीक है। दिख रहा है ना, ठीक है, चलो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, तो आगे बात करता हूं, आगे समझाता हूं मैं। देखो, अब इसके अंदर कुछ ग्रुप्स होते हैं, जिन ग्रुप्स का नाम मैंने आपको कल बताया था। 13 टू 13 से लेके 13, 14, 15, 16, 17, और ये कौन सा ग्रुप होता है, 18वां ग्रुप होता है। टोटल 13 से लेके 18 तक इसके अंदर ग्रुप होते हैं। मैंने इसके अंदर आपके सारे नाम वगैरह सब लिखवा दिया, तब उसकी बात नहीं करूंगा। इसमें थी बच्चों बोरोन फैमिली, तो मैं आपको थोड़ा सा ऐसे लिखवा देता हूं। ये थी बोरोन फैमिली। बोरोन का मतलब देखो, बोरोन का मतलब बोरोन, और बोरोन फैमिली का मतलब सभी लोग, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, सभी लोगों की बात की जाएगी। क्लियर हो गया है, ठीक है। चलो, फिर कार्बन फैमिली, फिर नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फिर फ्लोरीन की फैमिली जिसे हम हैलोजन परिवार भी बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं, और लास्ट कौन सी थी, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गई बात। देखो, बोरोन में क्या था, NS2 था, Np1 था, यहां पर NS2 था, Np2 होगा। देखो, इसके P में एक आएगा, इसके P में दो आएंगे, यहां इसके P में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके P में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर ये चीज समझ में कम आ रही है कोई बात नहीं, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ाऊंगा तो ये बहुत सब मजाक लगेगा। अभी थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं क्योंकि मुझे काम पड़ेगा, ठीक है। इसका होता है NS2Np5, और इसका हो जाएगा NS2Np6।
कहने का मतलब ये ध्यान रखना, ये s ऑर्बिटल होती है, इस s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये p ऑर्बिटल होती है, ध्यान रखना ये p में 3 और p ब्लॉक p सब शहर या उपकोष में 3 ऑर्बिटल आती है, 1 2 3। एक में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो टोटल कितने भर सकते हो आप? 6। क्लियर है? तो बोरोन में p में 1 आता है, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि हेलोजन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो क्या होता है? NH2 होता है। क्लियर हो गया? इसके वैलेंस शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स के, देखो इसका बाहर वाले में 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान रखना, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पूछे जाते हैं। बाह्यतम कोश का मतलब क्या होता है? बाहर वाला कोश, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने? 2 और 1 3 होते हैं। बोरोन में 3 होते हैं, इसमें 4 होते हैं, इसमें 5 होते हैं, इसमें 6 होते हैं, इसमें 7 होते हैं और इसके अंदर 8 होते हैं। आई थिंक यहां तक आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी पी ब्लॉक के बारे में सारी चीजें मैंने आपको कल समझा दी थी, किसका क्या नाम होता है। इसका जनरल इतना ही आपको याद करना है, पी ब्लॉक ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं है। जहां जेड के हैं ना एनडीए के सिलेबस में, आईसीआर में और नीट में है, तो उसको मैं लास्ट में ले लूंगा। क्लियर हो गया? जब पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो केवल 2 के लिए पढ़ाऊंगा, ठीक है? चलो, लेकिन इतना जनरल आना चाहिए। क्लियर है? एस में इन दोनों का पता होना चाहिए, NS1। ये क्वेश्चन पूछे गए ये सब कि पहले का NS1 होता है, दूसरे का NS2 होता है, और इसमें भी पूछे जाते हैं ऑक्सीजन का कितना होता है, हेलोजन का कितना होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बात करते हैं हम लोग डी ब्लॉक की। अब डी ब्लॉक का केवल मैं आपको सिंपल चीज की, डी ब्लॉक पूरा आगे चल के पढ़ेंगे, तो डी ब्लॉक के बारे में आपको कुछ चीजें बता देता हूं, उतना बस आप ध्यान रख लेना, बाकी सब कुछ आगे चल के पढ़ लेंगे। डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? तो ध्यान रखना, इसका N-1 डी 1 to 10 होता है, 1 to 10 होता है, ध्यान रखना। और ये होता है NS2 होता है, ठीक है? ये थोड़ा सा याद रख लेना आप लोग। इसमें डी में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 1 या 10 इलेक्ट्रॉन, और NS में कितना होता है? 2। ये पूछा गया सवाल है, जेट में, एनडीए में आ चुका है, नीट में भी आ चुका है, सभी एग्जामों में ये तो आ चुका है, ठीक है? चलो जी, तो यहां तक क्लियर है। एक बात ध्यान रखना, इसमें जो जिंक, कैडमियम और मरकरी होती है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाती है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स संक्रमण तत्व नहीं होती, ठीक है? लेकिन ये डी ब्लॉक की एलिमेंट्स जरूर होती है। अब ऐसा क्यों हो गया? लेकिन ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो हैं। कि सर क्या बात कर रहे हो आप? भी तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को संक्रमण तत्व कहते हो, जो संक्रमण तत्व वही तो डी ब्लॉक है। ये गलत बात है, ऐसा हर बार नहीं है, समझो। संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स या संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? जिसके N-1D और NS ये क्या हो? पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, फुली फिल्ड नहीं होना चाहिए, है ना? ये होना चाहिए खाली, रिक्त होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। एम्प्टी का मतलब क्या हो गया? कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन कम रहना चाहिए। कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए? 1 कम होना चाहिए, पूरा भरा नहीं होना चाहिए। कुल मिला के भरे होने का मतलब क्या है? देखो इसके पास D और इसके पास S है, देखो ये रहा D और ये रहा S। पूरे भरे होने का मतलब ये होता है, अगर ये इस तरीके से पूरा भरा हुआ है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाएगा। हाँ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएगा, लेकिन वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाएगा। वो कौन कहलाते हैं? जिसमें कम से कम ये 1 इलेक्ट्रॉन कम हो। समझ में आ गई बात? तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से कहलाएंगे? डी ब्लॉक के कहलाएंगे जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, वो डी ब्लॉक के कहलाते हैं। क्लियर है? लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी में थोड़ी सी चीज ध्यान रखना। जिंक, कैडमियम, मरकरी, इन तीनों में D10 और S2 पाया जाता है, इसलिए ये डी ब्लॉक के तो एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के तो एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं, संक्रमण तत्व नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनकी वैलेंस शेल पूरी भरी होती है, इनका बाह्यतम कोश पूरा भरा हुआ होता है। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गई? यहां तक बात वापस सुन लेना, मैं वापस समझाता हूं। मैंने कहा डी ब्लॉक का ये होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कल ही आपने पढ़ा जिंक, कैडमियम, मरकरी तो डी ब्लॉक में था, बिल्कुल डी ब्लॉक में होता है डी ब्लॉक में, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाता है। क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व कौन कहलाते हैं? जिनका वैलेंस शेल थोड़ा खाली हो, रिक्त हो। जैसे इसमें 10 आते हैं, इसमें 2 आते हैं, कम से कम 1 कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए? कम से कम 1 कम। लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी में पूरा भरा हुआ होता है, इसलिए
ये डी ब्लॉक के तो होते हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व नहीं होते। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा तो आप बोल देना डी ब्लॉक का तो एलिमेंट होता है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। इसका मतलब क्या सभी ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक है क्या? बिल्कुल है, लेकिन सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं, दो अलग अलग बात है। ठीक है, क्लियर हो गया है? छोटी सी बात याद रखनी है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक के तो एलिमेंट्स होते हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। इन तीनों को छोड़ के बाकी सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जो डी ब्लॉक्स में आते हैं। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताते रहना। ठीक है, चलो नोट करो। हो गया होगा वैसे, ये तो 2 लाइन थी, समझानी समझा दी मैंने। चलो अब मैं आपको कुछ चीजें लिखवाता हूं डी ब्लॉक में, ध्यान रखना। डी ब्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये पता होना चाहिए आपको। पूछे डी ब्लॉक में लिक्विड फॉर्म में कौन होता है, तो ध्यान रखना मरकरी होती है। ठीक है, और एक और होता है 112 नंबर, UUB बोलते हैं इसको। आगे चल के इसका नाम लिखवाना सिखा दूंगा। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो दूसरा नंबर ध्यान रखना, बोल दे इसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, उच्चतम, आगे चल के इसको पढ़ेंगे लेकिन अभी ध्यान रखना, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था तो ऑस्मियम होती है। जो जितने बॉन्ड बनाता है वही उसी क्या कहलाती है? ऑक्सीजन स्टेट कहलाती है, ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है, ऑस्मियम होता है। क्लियर हो गया है? ठीक है यहां तक? चलो जी, तो यहां तक थोड़ी चीजें ध्यान रख लेना। बोल दे सबसे ज्यादा गलनांक किसका होता है? तो टंगस्टन का होता है। ठीक है, चलो तो ये 2 चीजें याद रखना। और इसके अंदर प्रथम कृत्रिम तत्व बना जिसका नाम क्या? टेक्नीशियम, कल बताया था मैंने। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है ना। जनरल इंट्रोडक्शन कहते हैं इसको पीरियड टेबल के डी ब्लॉक का। वैसे पूरा चैप्टर अलग पढ़ा जाता है लेकिन ये जनरल चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, जो छोटे मोटे एग्जामों में बहुत बार पूछी गई। ये सब एग्जाम में आए हुए सवाल है, मन से नहीं करवा रहा हूं। कितनी होती है? तो +8 होती है। ठीक है, अब मैं एफ ब्लॉक की बात करता हूं। एफ ब्लॉक बहुत सिलेबस में नहीं है लेकिन एफ ब्लॉक का जनरल चीज आपको पता होनी चाहिए। अब मैं एफ ब्लॉक को समझाता हूं, समझा ध्यान से। देखो बच्चों, एफ ब्लॉक की बात करते हैं। ठीक है, देखो एफ ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो एफ ब्लॉक 3rd बी में आता है। कल सिखाया था मैंने 3rd बी कहां आता है। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लेंथेनॉइड और एक होता है एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। तो मैंने कहा एक होता है लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स, और एक कौन से होते हैं? एक्टिनॉइड्स। क्लियर हो गया? ये कहां से कहां होते हैं तो कल सिखाया था 58 to 71, सीरियम टू लुटेशियम। आपको इनके एलिमेंट्स याद नहीं रखने, बस कहां से कहां होते हैं ये पता होना चाहिए। ये कहां से कहां होते हैं? तो 90 to 103 होते हैं। ठीक है, थोरियम टू लवेशियम तक होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? इसमें एक चीज ध्यान रखना, इनको दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। ठीक है, चलो रेयर अर्थ मेटल कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, इनका स्पेशली कोई ऐसा नाम नहीं होता है। क्लियर हो गया? चलो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना आप लोग, ये होता है। देखो डी में या तो 1 है या 0 होता है और ये NH2 है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। क्लियर हो गया? चलो क्लियर है? अरे हो जाएगा यार, अभी कोई डेट फिक्स नहीं है। ठीक है, चलो क्लियर है? यहां तक समझ गया? यहां तक चलो। तो 3rd बी में ध्यान रखना, लेंथेनाइड एक्टिनाइड 2 टाइप होते हैं। यहाँ इसमें भी 14 एलिमेंट्स होते हैं, इसमें भी होते हैं 14 एलिमेंट्स। तो पूरे एफ ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? 28 होते हैं। याद रहेगा, टोटल एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स है? 28 एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर है? इसमें 14 और इसमें भी 14 लेंथेनॉइड्स, और ये कौन से हैं? एक्टिनॉइड्स। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कुछ बातें लिखवाता हूं मैं, ध्यान रखना। लेंथेनॉइड्स की बात करते हैं, इसके अंदर प्रोमीथियम केवल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है। कौन? प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। क्लियर है? लेकिन एक्टिनॉइड्स में, AN में
यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं सभी क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव, और सभी मैन मेड है, सभी कृत्रिम तत्व होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, बनाए गए हैं। इसलिए यूरेनियम के बाद आने वाले सभी एलिमेंट्स को ट्रांस यूरेनियम कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम या परा यूरेनियम, ट्रांस यूरेनियम या परा यूरेनियम। क्लियर हो गया, या परा यूरेनियम कहा जाता है। मैं फिर समझा देता हूं, समझ लो। मैंने कहा एफ ब्लॉक कौन से ग्रुप में आता है, थर्ड बी में आता है। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। दूसरा, ये दो टाइप के होते हैं, एक लैंथेनाइड्स होते हैं, एक एक्टिनोइड्स होते हैं। क्यों बोला, क्योंकि एक लैंथेनम के बाद आ रहा तो पड़ोसी हो गया लैंथेनाइड, इसलिए लैंथेनाइड्स बोल गया। एक एक्टिनम के बाद आता है इसलिए एक्टिनोइड्स बोल दिया। 58 से लेके 71 होता है, 90 से लेके 103 होता है। क्लियर है, याद कर लोगे। इसके बाद इनको दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। दुर्लभ होना चाहिए ना, दुर्लभ है ना, देख लेना। दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं इनको, रेयर अर्थ मेटल बोलते हैं इनको। क्लियर है, चलो भाई। तो इसके बाद में मैंने इसमें क्या सिखाया, प्रोमीथियम इसमें रेडियो एक्टिव होता है, किसमें, केवल लैंथेनाइड्स में। बाकी एक्टिनोइड्स में सभी, यूरेनियम के बाद जितने भी आते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव, जिन्हें क्या बोलते हैं, परा यूरेनियम। क्वेश्चन पूछ लेता है यूरेनियम के बाद आने वाले सभी एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, तो परा यूरेनियम या ट्रांस यूरेनियम कहा जाता है। समझ में आ गई होगी यहाँ तक बात, ठीक है। चलो देख लेना और आगे चल के नोट कर लेना। तो यहां तक सबको क्लियर है। अब पढ़ते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कंफर्म एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। चलो, तो ये सारी जनरल चीजें मैंने आप लोग को बता दी हैं, और सारी चीजें जनरल चीजें आप ध्यान रख लेना। क्लियर हो गया यहां तक? ओके सर, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं मैं। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बात करता हूं, ठीक है बच्चों। चलो अब कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं लिख देता हूं। पहला, परमाणु क्रमांक की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर की बात करेंगे कि परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर क्या होता है। सुनो भाई, ध्यान से समझना। अब से टॉपिक चलेंगे एग्जाम में जो कंफर्म आते ही आते हैं। अब तक जो आपने टेबल में पढ़ा वहां से आपके एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, कंफर्म आते हैं। कंफर्म बोले तो कंफर्म। देखो, जैसे इतना जानते हो कार्बन का नंबर कितना होता है, 6। ऊपर क्या लिखा था उसका, 12 लिखा था, उसका वेट लिखा होता है। क्लियर हो गया। ये जो नंबर लिखा होता है नीचे की तरफ, इसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और ये जो ऊपर लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट बोलते हैं, या इसको मास नंबर बोल देना। लेकिन जनरल हम क्या बोलते हैं, इसको वेट बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली मास नंबर होता है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या होती है, या इसको परमाणु भार बोला जाता है। तो आपके सामने दो चीजें आ गई। किसी भी एटम के नीचे का अगर नंबर जो लिखा होता है वो उसका एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक कहलाता है, परमाणु क्रमांक कहलाता है। क्लियर हो गया। और जो ऊपर लिखा होता है वो उसका परमाणु भार होता है, एटॉमिक वेट होता है। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? आगे बढ़ जाऊं मैं, ठीक है। चलो, तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, जो ये नीचे लिखा होता है। अब ये क्या होता है, तो उसको जेड से दिखाते हैं, ठीक है। ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, जेड बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। और ये हमेशा कहां लिखा जाता है, नीचे। तो अगर आपसे पूछ ले कार्बन में कितने प्रोटॉन है, तो नीचे कितना लिखा हुआ है, 6 नंबर, एटॉमिक नंबर। और वही क्या होती है, प्रोटॉन का नंबर 6 है। बराबर करके लिखना उदासीन इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ध्यान रखना, ये क्या लिखा है मैंने, उदासीन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? बिल्कुल। जेड का क्रेश कोर्स अवेलेबल है, आप ले सकते हो मेरे द्वारा, ठीक है। अगर आपको लेना है तो आप व्हाट्सअप कर देना मुझे, ठीक है।
चलिए, तो यहां तक क्लियर हो चुका है उदासीन इलेक्ट्रॉन की संख्या। कि सर ये क्या मतलब हुआ? देखो बच्चों, ये एक एटम होता है, ये एक एटम होता है, ठीक है। इस एटम में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, क्लियर हो गया। ये जो बीच में होता है, इसके अंदर प्रोटॉन भी होता है और इसके अंदर न्यूट्रॉन भी होता है, जिसे हम न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं। तो नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, लेकिन जो नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है केवल प्रोटॉन के कारण होता है। ये बात आप थोड़ा सा समझ लेना, क्लियर हो गया। तो मैंने कहा जो प्रोटॉन का नंबर होगा, प्रोटॉन का नंबर होगा, वही क्या कहलाएगा? एटॉमिक नंबर कहलाएगा। कि सर ये उदासीन इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? उदासीन का मतलब जितने पॉजिटिव हैं उतने ही क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। क्लियर है यहां तक बात? वापस सुन लेना, जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे। क्लियर है? इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस वाले को बोला है उदासीन इलेक्ट्रॉन की संख्या, नहीं, उदासीन इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो जी। अब बात करते हैं 2 नंबर परमाणु भार की या द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं। मास नंबर की बात करते हैं, ठीक है। कि ये क्या होगा? इसको ए से दिखाते हैं, क्लियर है। और जो नंबर ये 12 नंबर लिखा गया, ये एटॉमिक वेट या मास नंबर होता है। ये बनता कैसे? तो ये बनता है नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं भैया? मास नंबर कहते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? बहुत बच्चों का पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्लियर हो गया। दोनों को ध्यान रखना, और ध्यान रखना अगर कोई एक्स एलिमेंट है तो नीचे हमेशा क्या लिखा होता है? जेड, और ऊपर हमेशा क्या लिखा होता है? ए। जेड का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर, और ए का मतलब क्या होता है? वेट, मास नंबर। क्लियर है बच्चा? चलो इसको नोट करो फटाफट, फिर हम लोग आगे बात करते हैं, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत बच्चों का ये पढ़ा हुआ होता है। तो परमाणु क्रमांक और मास नंबर, एटॉमिक नंबर आपको पता होनी चाहिए। ये कुछ जनरल टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। हो गया? समझ गए? चलो इसको मैं हटा देता हूं। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब उस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको दोनों टॉपिक पढ़ाया, फिर बता देता हूं। नीचे जो लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, जिसका मतलब होता है प्रोटॉन का संख्या, प्रोटॉन का नंबर। जितने प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? द्रव्यमान संख्या क्या होता है? इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, मास नंबर। क्लियर है? ठीक है भाई, चलो चलो जाने दो। चलो नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। समझो ध्यान से, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, पूछेगा गणना करो, कैलकुलेशन करने की बात, गणना की बात करेंगे, कैलकुलेशन की बात करेंगे। किसकी किसकी कैलकुलेशन की बात करेंगे? तो इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। आपको मैं कुछ एलिमेंट्स दूंगा, इसमें आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसमें कितने हैं। इसमें से एक नीट में क्वेश्चन आ चुका है, एनडीए में तो बहुत बार आ चुका है यहां से, ठीक है। चलिए आगे बात करें, जेट में भी आ चुका है। दोनों सभी क्वेश्चन लेंगे जो जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है बच्चों। चलो पहला लेते हैं, ये रहा कार्बन 6 और 12 लिखेगा। बोलेगा इसके अंदर प्रोटॉन बता, इसमें न्यूट्रॉन बता, इसमें इलेक्ट्रॉन बता, और इसके अंदर न्यूट्रॉन बता, ठीक है। अब करना कैसे? प्रोटॉन कैसे देखोगे? जो नीचे का नंबर होता है वो हमेशा प्रोटॉन होता है 6। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, जब तक कोई चार्ज नहीं हो, आवेश नहीं हो। अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन कैसे करेंगे? नीचे प्रोटॉन है और इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं। अब मुझे निकालना है, तो प्रोटॉन को प्रोटॉन से काटना पड़ेगा। तो प्रोटॉन कितने हैं? 6। 12 में से 6 गए, कितने बच गए? 6। तो ऊपर वाले को नीचे वाले से हमेशा माइनस कर देना, क्या निकल जाएगा? न्यूट्रॉन। तो 12 - 6 कितना हो जाएगा? 6 न्यूट्रॉन।
हमेशा यही करना, जब भी न्यूट्रॉन निकालो ऊपर वाले को नीचे वाले में से माइनस कर देना। अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको सॉल्व करो और मुझे इसमें बताओ। चलो लिखो और बताओ, मुझे लग जाएगा कि आप लोग समझ चुके हैं, फिर आगे बात करेंगे। फटाफट इसको सॉल्व करो। उसका तो मुझे आइडिया नहीं है ना। 7 7 मुझे आंसर दो, आंसर दो, बातों पे ध्यान मत दो, आंसर भी दो। चलो बिल्कुल देखो 7 लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 7, ऊपर वाले को घटा ले कितना बच गया 7। क्लियर है। अब ये नीट में आया हुआ है, देखते हैं ये कौन करता है। इसमें आपको बताना है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। चलो ये नीट में क्वेश्चन आया था इस बार। चलो इसको सॉल्व करो फटाफट, फिर एक जेट वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। और अगर इसके पास किसी को ऑर्गेनिक क्लास लेनी है तो 8 बजे ऑर्गेनिक की क्लास चलेगी, ले लेना, ठीक है। जिसको भी लेनी हो नैम रिएक्शन चलेंगे, ठीक है। हो गया जी, क्लियर है। फटाफट आंसर करो, वेट मत कराओ मुझे। हो जाएगा, सॉल्व कर लिया। देख लो ना, प्रोटॉन कितने हैं 71, ये भी कितना है 71। अब 175 में से 71 को लेस कर दो, कितना बच जाएगा 104। बस सिंपल सी बात है, कर क्या रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीख गए क्या। नीचे वाला प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, जब तक कोई चार्ज नहीं हो। और तीसरी बात, ऊपर वाले नीचे में घटा दो, क्या बच जाएगा, न्यूट्रॉन बच जाएगा। चलो इसको देखते हैं कौन सॉल्व करता है। इसमें भी वही प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। कर लोगे। इसको सॉल्व करके जल्दी से आंसर दो, फिर आगे बात करते हैं। चलिए फटाफट इसका आंसर दो, इसका आंसर दे दो, जल्दी करो जल्दी। है तो लाइव क्लास का फिर मतलब क्या हुआ अगर आप आंसर नहीं दे रहे हो तो। चलो कोई बात नहीं, हाँ मैं बता देता हूँ आपको। प्रोटॉन कितना हुआ 89, फिर इसमें भी इलेक्ट्रॉन भी कितना 89, 239 में से 89 घटा दो, कितना बच जाएगा 150। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो जी, तो क्लियर है यहां तक सभी को, बहुत बढ़िया। तो आई होप यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब 2 टर्म और पढ़ते हैं, एक होता है समस्थानिक, समझना, आइसोटॉप्स, एक होता है समभारिक, आइसोबार्स। समस्थानिक और समभारिक समझ लेना, बहुत नॉर्मल सी बात है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर की बात करेंगे और द्रव्यमान संख्या की बात करेंगे, मास नंबर की बात करेंगे। इसमें भी वही है, इसको जेड बोला जाता है और इसको ए। यहाँ पे मैं शॉर्ट में तो यहाँ पे भी जेड की बात करेंगे और यहाँ पर भी ए की बात करेंगे। अब शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखो, जेड का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पर ये सेम होगा, समान होगा, और ये डिफरेंट होगा। क्या होगा, ये डिफरेंट, ये भिन्न होगा। क्लियर हो गया, ये डिफरेंट टाइप का होगा, ठीक है। क्या मतलब हुआ, जैसे एग्जांपल लिया 1H1, 1H2 और 1H3। बोलेगा बताओ ये जो ग्रुप है वो किस चीज का ग्रुप है, कि समस्थानिक है, संभारिक है, आइसोटॉप से, आइसोबार से। तो देखो मैंने कहा क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होंगे सेम। देखो नीचे नंबर क्या चल रहे हैं, देखो सेम। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन,
इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको बोलते हैं ट्राइटेनियम। तो इसका मतलब ये ग्रुप क्या कहलाएगा, समस्थानिक, क्योंकि नीचे के देखो एटॉमिक नंबर क्या आ गए, सेम। जिसे अगर आपसे पूछ ले ये कौन सा ग्रुप है, तो आप तो नीचे का नंबर देख लो, दोनों में 6 आ गया, देखो एटॉमिक नंबर सेम आ गया, सेम आती क्या हो जाएगा, ये भी समस्थानिक है। इनमें क्या हो, देखो समभारिक, भार कैसा होगा, समान, आइसोबार्स भार कैसे होंगे, समान होंगे। क्या मतलब हुआ, तो जेड, जेड क्या होगा इसके अंदर, भिन्न होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। और ए क्या होगा इसके अंदर, समान होगा, सेम होगा। कैसे, एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा के, मैंने लिखा जैसे आर्गन, के लिखा, और यहां पर कैल्शियम लिखा, इसको लिखा 18, इसको लिखा 19, और इसको लिखा 20, यहां लिखा 40, 40, 40। बताओ अब एटॉमिक नंबर कैसे हैं, अलग, और ऊपर वाले देखो क्या है, भार क्या है, समान है, वेट क्या है, सेम है, मास नंबर क्या है, सेम है। अगर तीनों सेम आ गए, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, समभारिक या आइसोबार्स कहलाएंगे। क्लियर है क्या। अगर नीचे वाला सेम है ना तो ये कहलाएगा, और ऊपर वाला सेम है तो वो कहलाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना, कुछ भी बता नहीं रखना। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ गए ना। अब देखो इसमें एटम कैसे हैं, सेम है, तो इसमें समान परमाणु का समूह होता है ना, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट ग्रुप्स होते हैं। और इसमें देखो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो इसमें विभिन्न प्रकार के परमाणु का समूह होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप लिए जाते हैं, जिसमें एटॉमिक नंबर अलग होता है और एटॉमिक वेट सेम होता है। क्लियर है, समझ रहे हो अच्छे से, ठीक है। चलो नोट करो फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। हो गया, ठीक है, चलो आगे करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है, सिंपल सी चीज है, आनी चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक बच्चों, आगे बात कर ले हम लोग। चलो अब आगे बात करते हैं ना, समझना ध्यान से। एक होता है सम न्यूट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे, वो आइसो न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। अब न्यूट्रॉन कैसे सेम होंगे, तो ऊपर वाले को नीचे वाले में से घटा के माइनस करना है, आप न्यूट्रॉन निकालना जानते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। चलो जी, बढ़िया बात है। अब बात करते हैं अगले की, आइसोसेस्टर्स की। आइसोसेस्टर्स, आइसोसेस्टर्स की बात करते हैं कि आइसोसेस्टर्स क्या होते हैं। ध्यान रखना, जिसमें दो चीजें आपको चेक करनी है, नंबर ऑफ एटम सेम हो, परमाणुओं की संख्या समान हो, और दूसरी बात क्या चेक करनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो। कि सर क्या मतलब हुआ, एग्जाम्पल दो, बिल्कुल ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं। कल पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सम इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। आज ये आखिरी टॉपिक है, जो कल पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, ठीक है। चलो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके अंदर, एक एग्जाम्पल है N2O और एक है CO2। पूछेगा क्या आइसोसेस्टर्स है या नहीं है, कैसे पहचाने। तो सबसे पहले एटम को चेक करो, परमाणु को देखो, यहाँ कितने एटम है, 2 और 1 3, यहाँ पर भी कितने, 2 और 1 3, हाँ भैया ये तो सेम आ गए। अब साथ में क्या चेक करना है, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कैसे चेक करोगे, तो काउंट करो, देखो नाइट्रोजन 2 है, एक ऑक्सीजन है, यहाँ एक कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 7 और इसमें 8, इसमें 6, 8 प्लस 8, क्लियर हो गया। 8 और 8 16, 16 और 6 कितने होते हैं, 22 इलेक्ट्रॉन है। इसमें देखो 14, 14 और 8, इसमें भी कितने हैं, 22 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये आपस में कौन सा रिलेशन रखते हैं, आइसोसेस्टर्स का। हमेशा दोनों चीज देखना, नंबर ऑफ एटम भी सेम हो और यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो, सेम हो। कल जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, आज वो हो नहीं पाएगा। अगर मैं स्टार्ट भी कर दूं तो मुझे उसके लिए कम से कम पूरा आधा घंटा चाहिए,
है ना, तो आज वो खत्म नहीं हो पाएगा। इसलिए उस टॉपिक को मैं आपको कल बताऊंगा। आज जितना पढ़ाया है 2 दिन थोड़ा अच्छे से पढ़ो, उसके बाद आप थोड़ा सा जब सीखने लग जाओगे तो क्लासे फिर बड़ी हो जाएगी। समझ में आ गई बात? आप अपने कोर्स की टेंशन मत लेना, मैं करवा दूंगा।